हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर वाला यूट्यूब चैनल। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं जीन प्यागे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं। प्यागे का थ्योरी सीडीपी का हार्ट है। चले, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, इसलिए आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे बल्कि हर ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए एक पावरफुल क्लास के लिए। एक ऐसी क्लास जिसमें आपको थ्योरी प्लस ट्रिक प्लस टेक्निक सब एक साथ मिलेगा। लेट्स बिगिन विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्यागे थ्योरी। फर्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्याजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा मुख्य रूप से कौन सी क्षमता का विकास विकसित कर लेता है? यानी अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार विच एबिलिटी यानी कौन सा एबिलिटी इज मेनली डेवलप, वो डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा डेवलप हो जाता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब 7 से 11 साल। वस्तु अस्थायित्व का गुण, तर्क संगत एवं प्रतिवर्ती। वस्तु अस्थायित्व का गुण तो अब सेंसरी मोटर में ही हो जाता है, यानी 0 से 2 साल में। दूसरा है तर्क संगत एवं परवर्ती सोच यानी लॉजिकल एंड रिवर्सिबल थिंकिंग। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ काल्पनिक विधिक तर्क यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। एंड चौथा दिया हुआ है हाई लेवल ऑफ एगोसेंट्रिक मतलब आत्मकेंद्रिता का उच्च स्तर। तो ऑप्शन एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे। यानी फर्स्ट क्या है आपका वस्तु अस्थायित्व का गुण मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन द सेंसरी मोटर स्टेज यानी 0 से 2 ईयर्स सेंसरी मोटर स्टेज, नॉट इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी वस्तु अस्थायित्व संवेदी गति अवस्था 0 से 2 वर्ष में विकसित होता है, ना कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। ये होगा नहीं क्योंकि ये 0 से 2 साल में होता है, ये नहीं होगा। दूसरा है, उसके बाद नीचे देखते हैं काल्पनिक विधिक तर्क। अब देख लेते हैं कि तर्क संगत एवं प्रतिवर्ती सोच। तर्क संगति मतलब लॉजिकल एंड रिवर्सिबल थिंकिंग। चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 से 11, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? दो वस्तुओं के बारे में तर्क संगत सोच विकसित करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतिवर्तशीलता होता है यानी रिवर्सिबिलिटी सीख लेता है, यानी मानसिक रूप से वह क्रिया को उलट सकता है। उदाहरण के अगर कहीं आपको 5+3 दिया हुआ है तो इस अवस्था में बच्चा 5+3 को 3+5 भी समझ लेता है कि दोनों सेम ही होता है। तो बच्चा समझता है कि 8 बराबर होता है 5+3, या फिर इसको वो इस तरह भी सोच लेता है कि 5+3 3+8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 11-3। 5+3 को 3+5 भी लिख सकते हैं 11-3। इस स्टेज तक बच्चा पहुंच जाता है, तो ये हो सकता है। अब अगला देखते हैं हम लोग काल्पनिक विधिक तर्क। ये क्या होता है काल्पनिक विधिक तर्क? यानी काल्पनिक विधिक तर्क औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी ये कितना होता है? 12 साल से प्लस होता है। हमें चाहिए कौन सा? 7 से 11 के बीच वाला। ये होगा? ये भी नहीं होगा, तो संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता ये। और डी ऑप्शन है आपका आत्मकेंद्रितता का उच्च स्तर। ये अवस्था आपका पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष में होती है। यानी इसमें बच्चा से क्या होता है? काफी हाईली इगोसेंट्रिक होता है, मतलब बच्चा को अपना ही सब कुछ सही लगता है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो ये भी नहीं होगा। हमें चाहिए कौन सा? कॉन्क्रीट वाला, तो बचा ऑप्शन डी। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सिस्टम में क्या होता है? बच्चा क्या करता है? लॉजिकल एंड रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाता है बच्चे के अंदर, इस चीज का डेवलप हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल बोलते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 से 7 साल। बच्चा केंद्र यानी सेंट्रेशन किस बात को दर्शाता है? नहीं, व्हाट डज सेंटेंस रेफर टू? सेंटेंस मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए है बच्चा समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, बच्चा वस्तु को मानसिक रूप से उलट सकता है,
बच्चा अमूर्त सोच विकसित कर सकता है। अमूर्त सोच यानी डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये तो बच्चा क्या करता है, फॉर्मल में आता है, यानी 11+ में, ये तो होगा नहीं, यानी सी नंबर तो होगा नहीं। बच्चा संरक्षण सिद्धांत समझता है, अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन कब सीखता है बच्चा, अब बताइए। बच्चा समस्या को एक पहलू पर ध्यान करता है, मतलब फोकसिंग ओनली वन एस्पेक्ट, ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन। बच्चा किसी सिचुएशन का एक ही एस्पेक्ट को समझता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देख लेते हैं हम लोग पहले। यानी मानसिक रूप से क्रिया को उलटने की क्षमता परिवर्तनशीलता कहलाती है। यानी किसी भी मेंटल रिजर्व यानी मानसिक रूप से क्रिया को उलटने की क्षमता परिवर्तनशीलता कहलाती है, जो ठोस संज्ञानात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष में होती है। जो कितने कब होती है, 7 से 11 में होती है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें 2 से 7 के बीच हो जाइए। 3 नंबर तो पहले ही हम लोग एलिमिनेट कर दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग डी, ऑप्शन डी की। तो जो बच्चे केंद्रन दिखाते हैं वो कंजर्वेशन नहीं समझ पाते। जो बच्चे केंद्रन दिखाते हैं वो क्या कंजर्वेशन नहीं समझ पाते, इसलिए इस अवस्था में बच्चे संरक्षण कार्यों में असफल होते हैं। ये भी तो होगा नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन, यानी अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, ये भी होगा नहीं। बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन ए, यानी बच्चा समस्या के एक ही पहलू को, मतलब इस स्टेज में बच्चा मतलब सारे एस्पेक्ट की तरफ से देख नहीं पाता, चारों तरफ से नहीं, बच्चा एक ही पहलू पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। आई होप क्लियर। और सारे ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको यहाँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, यानी प्याजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्याजे यानी प्याजे के अनुसार, व्हाट डज इक्विलिब्रेशन रेफर्स टू, यानी प्याजे के अनुसार इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की प्रक्रिया क्या दर्शाती है। इक्विलिब्रेशन मींस क्या होता है, ओनली अकोमोडेशन, ओनली अकोमोडेशन, ओनली एसिमिलेशन, बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, चाइल्ड्स कोऑपरेटिव एबिलिटी, यानी केवल समायोजन की प्रक्रिया, केवल आत्मसात की प्रक्रिया, आत्मसात और समायोजन में संतुलन बनाना, या बच्चे की सहयोग क्षमता। तो हम लोग देखने से पहले ओनली अकोमोडेशन, इस ऑप्शन को देखते हैं। केवल समायोजन नहीं है। इक्विलिब्रेशन इज नॉट ओनली अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन इज नॉट ओनली अकोमोडेशन, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी, ओनली एसिमिलेशन, इट इज नॉट ओनली एसिमिलेशन आइदर, ये केवल आत्मसात भी नहीं है। इक्विलिब्रियम सिर्फ आत्मसात ये भी नहीं है। ये क्या है, बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो आपके मेंटल स्ट्रक्चर का मतलब बैलेंस हो जाना। आपका जब कोई नया ज्ञान आता है, आप पुराने ज्ञान में उसको आप फिर फिट करते हैं, तो क्या होता है, इक्विलिब्रेशन पहले नहीं होता, फिर आप उसको अकोमोडेट करके इक्विलिब्रेशन स्टेज में लाते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, यानी बैलेंस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये क्या होता है, केवल आत्मसात की प्रक्रिया, आत्मसात और समाजन में संतुलन बनाना, ना कि केवल आत्मसात की प्रक्रिया होता है और ना ही केवल समाजन की प्रक्रिया होता है। क्या होता है, ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों को बैलेंस करने की प्रक्रिया होती है, यानी आत्मसात और समाजन योजन में संतुलन बनाना होता है। और ऑप्शन डी आपका कह रहा है क्या, कि चाइल्ड्स कोऑपरेटिव एबिलिटी, कोऑपरेटिव एबिलिटी यानी कोऑपरेशन इज नॉट रिलेटेड टू इक्विलिब्रेशन, और इसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं है, मतलब सहयोग क्षमता का संतुलन से कोई भी संबंध ही नहीं है। ये भी ऑप्शन जाएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार कंजर्वेशन इज एग्जांपल ऑफ विच कॉग्निटिव एबिलिटी। ये जो कंजर्वेशन है ये किसका, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी का कंजर्वेशन जो है एग्जांपल है, तो कौन सा कॉग्निटिव एबिलिटी का एग्जांपल है, यानी संरक्षण, इसको कंजर्वेशन को संरक्षण कहते हैं, यानी कंजर्वेशन की जो अवधारणा है किस क्षमता का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है सेंट्रेशन, यानी केंद्रन। केंद्रन के कारण बच्चा संरक्षण समझ नहीं पाता है। ये जो सेंट्रेशन है यानी केंद्रन, केंद्रन के कारण बच्चा संरक्षण समझ नहीं पाता है। यह पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है, जहां बच्चा केवल एक पहलू पर ही ध्यान देता है। ये होगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी, रिवर्सिबिलिटी। ये रिवर्सिबिलिटी माने नहीं प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी देख लेते हैं। यानी संरक्षण तभी विकसित होता है, रिवर्सिबिलिटी मतलब प्रतिवर्तन, यानी संरक्षण तभी विकसित होता है जब बच्चा
परिवर्तनशीलता समझता है कि रूप में बदलने मात्रा नहीं बदलती, कि रूप बदलने से मात्रा नहीं बदलती। मैंने आपको बताया था ना कि एग्जांपल कि ये कोई एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, मान लेते हैं 1 लीटर वाटर है, और यही एक कंटेनर, इसी वाटर को हम इस कंटेनर में लेके आ गए, तो यहाँ भी 1 लीटर, इसी 1 लीटर वाटर को इस कंटेनर में रख दिए, तो बच्चा को लगता है कि शेप चेंज होने से उसका अमाउंट में भी चेंज हो जाता है, यानी क्वांटिटी में भी चेंज होता है। ये वाला एग्जांपल देखकर आपको समझाया था। तो संरचना तभी विकसित होता है जब बच्चा परिवर्तनशीलता समझता है कि रूप बदलने से मात्रा नहीं बदलती है। तो ये आपका क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब सिंबॉलिक थिंकिंग हम देख लेते हैं, यानी प्रतीकात्मक सोच। सिंबॉलिक थिंकिंग यानी प्रतीकात्मक सोच। प्रतीकात्मक सोच पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है। ये कौन सी अवस्था में विकसित होती है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है, और संरक्षण से इसका सीधा संबंध कोई है नहीं। ये भी ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन डी इज इगोसेंट्रिक, यानी आत्मकेंद्रियता। आत्मकेंद्रियता का अर्थ होता है दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, सिर्फ जो उसको लगे वही सही कहना। अगर आइसक्रीम मुझे सही लग रहा तो मतलब, अगर मुझे अच्छा लग रहा तो इसका मतलब सबको अच्छा लगना चाहिए लगेगा। मतलब दूसरे के एस्पेक्ट को नहीं समझता, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, सिर्फ जो उसको सही लग रहा है वो सही है। ये क्या कहलाता है, इगोसेंट्रिक, मतलब दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना। इसका संरक्षण क्षमता से कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज रिवर्सिबिलिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अब अभी पूछे जा रहे हैं असर्शन रीजन में। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अभी सीटेट में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, असर्शन यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कथन। अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, कौन सा स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कैन नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, मतलब कैन नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन यानी संरक्षण की अवधारणा को नहीं समझ पाता है। क्या ये बात सही है? अब इसका रीजन, इसका मतलब ये कारण बता रहा है। अगर सही है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों। बिकॉज द चाइल्ड शोज सेंट्रेशन, क्योंकि जो बच्चा केंद्रन यानी सेंटेंस दिखाता है। क्या ये बात, क्या ऑप्शन सिर्फ कथन सही है, रीजन सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है, या सिर्फ एक सही है, इसमें से आपको बताना है। तो ये बात सही है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन की अवधारणा को नहीं समझ पाता है, यानी 2 से 7 में बच्चा कंजर्वेशन को समझ पाता है, नहीं पाता है। उसको शेप चेंज होने से लगता है कि वो क्वांटिटी भी चेंज हो गया होगा। और दूसरा क्या है, क्योंकि बिकॉज द चाइल्ड शोज सेंट्रेशन, उसको क्या है, सिर्फ सेंट्रेशन दिखता है। तो ऑप्शन ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन करता है। सब में क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यानी ए सही है पर आर गलत है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, यानी ए गलत है, आर सही है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब होगा तो चाहे ए होगा या बी होगा, यहाँ से भी ए या बी, इन दोनों से देख लेते हैं। अब दोनों में ए और आर ट्रू है, लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन है, मतलब आर ए की व्याख्या करता है इसमें है, और इसमें क्या किया, आर ए की व्याख्या नहीं करता, इसमें ये कहा गया है। तब ऑप्शन ए को देख लेते हैं हम लोग। अब आर व्याख्या करता है क्योंकि ये सही, इसका रीजन बता रहा है। ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन को समझ नहीं पाता, ये बात सही है, ये भी सही, लेकिन क्योंकि क्यों कंजर्वेशन समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि द चाइल्ड शो सेंट्रेशन, क्योंकि बच्चा केंद्रन यानी सेंट्रेशन दिखाता है। तो ये सही बात नहीं है कि सेंट्रेशन दिखाता है, इसकी वजह से सही नहीं हो रहा है, तो ये बात सही नहीं है। सही कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ए और आर दोनों शुरू है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्यों, अगर सेंट्रेशन दिखा, कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता तो क्यों नहीं समझ पाता है, इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। असर्शन क्या कह रहा है, यानी कथन क्या कह रहा है, अ चाइल्ड इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जैसे आपको पता होगा कि ने 4 स्टेज दिया था, सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल,
सेंचुरी मतलब 0 से 2 साल के बीच। प्री ऑपरेशन 2 से 7 साल के बीच। तीसरा कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ना 7 से 11। और लास्ट क्या दिया था, फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये 11 प्लस, यानी 11 से 15 भी कह सकते हैं, 11 उसको प्लस भी कह सकते हैं। ये 4 स्टेज दिया था कौन, पियाजे के अनुसार। तो वही कह रहा है कंक्रीट ऑपरेशनल क्या बताया मैंने आपको भी, 7 से 11 है। इस स्टेज में डेवलप्स रिवर्सिबिलिटी, इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी यानी प्रतिवर्तन का रिवर्सिबिलिटी यानी प्रतिवर्तन विकसित करता है, यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा का प्रतिवर्तन रिवर्सिबिलिटी विकसित करता है। अब ये सही है कि नहीं, इसका फिर कारण क्या बता रहा है, बिकॉज द चाइल्ड डेवलप्स, जो बच्चे का जो क्या होता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इन दिस स्टेज, यानी इस, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का काल्पनिक विधिक तर्क यानी हाइपोथेटिकल रीजनिंग करता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग तो फॉर्मल में होता है, यानी 11 से 11 के बाद बी नंबर रीजन तो सही होगा नहीं, आर सही है, ये होगा नहीं, आर गलत है, इसमें हो सकता है। और ए और आर दोनों सही है, दोनों तो सही है नहीं, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है नहीं, आर गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन देखिए, आप अगर आपको ए का अगर नहीं भी पता होता तो आप आर के थ्रू से ऑप्शन को चूज कर सकते थे, यानी बोथ ए एंड ट्रू। ए चाइल्ड इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज डेवलप्स रिवर्सिबिलिटी, सही बात है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाता है, लेकिन बिकॉज इसका रीजन क्या दे रहा है कि चाइल्ड डेवलप्स हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है, यानी 11 साल के बाद आता है। और ये हम बात कर रहे हैं कंक्रीट ऑपरेशन यानी 7 से 11 साल की बात कर रहे हैं। तो आर क्या है, आर गलत है, तो आर इज ट्रू, ये होगा नहीं, आर इज फॉल्स, ये हो सकता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों तो सही है नहीं, क्योंकि आर को हम पहले गलत ही निकाल दिए, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन इज सी। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करके आप क्या करते हैं, इजी वे में फाइनल पहुंच सकते हैं कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि a child in the formal operational stage, a child in the, one second, a child in the formal operational stage can perform abstract thinking, यानी एक बच्चा जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा अमूर्त सोच कर सकता है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इस अवस्था में जो फॉर्मल ऑपरेशन यानी 11 प्लस के बच्चे हुए, इस सिस्टम बच्चा का अमूर्त मतलब हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब रीजन क्या कह रहा है, बिकॉज द चाइल्ड कैन रीजन इवन विदाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या कह रहा है कि क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के बिना भी तर्क कर सकता है, यानी बच्चा को अगर इस अवस्था में होता है कि बच्चा के इससे पहले की अवस्था में बच्चा क्या होता है, सामने कोई चीज रहता तभी उसके बारे में वो सोच सकता बता सकता है, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा के नजर से सामान नहीं भी रहेगा, जिसको नजर के सामने नहीं भी रहेगा तब भी उसके बारे में बच्चा कुछ कह सकता है, कुछ बता सकता है, ये भी सही है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। अब इसका सही एक्सप्लेन करता कि नहीं, क्योंकि एक बच्चा जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मानी बिना देखे चीज को सोच लेता है, और वो क्यों सोच लेता है, क्योंकि इस अवस्था में कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बगैर भी वो उसकी थिंकिंग आ जाती है, बिल्कुल दोनों बात सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड, सॉरी गलत होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से, यानी ए और आर दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। क्लियर, एक बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में रहता है तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, उसके अंदर अमूर्त सोच आ जाती है, अमूर्त सोच कर सकता है, और वो क्यों कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के बिना भी तर्क कर सकता है। आई होप क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एसिमिलेशन द चाइल्ड फिट इट्स न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। असर्शन क्या, कथन क्या कह रहा है कि आत्मसात यानी एसिमिलेशन में बच्चा नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करता है, और इसका रीजन क्या दे रहा है कि इन एकोमोडेशन द चाइल्ड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग स्कीमा, और समायोजन में क्या कर रहा है कि एकोमोडेशन में बच्चा अपने पहले स्कीमा को बदलता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये सही है, क्योंकि इन एसिमिलेशन इन आत्मसात में क्या करता है, बच्चा नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करता है। मैंने आपको 3 क्लास में बताया था, वो डॉग वाला एग्जांपल देखिए। बच्चा क्या करता है, पहले 4 पैर वाले किसी भी चीज को देखता है तो उसको डॉग करने लगता है। लेकिन फिर एक बार क्या होता है, जब भी उसको फिर एक गाय दिखने लगता है तो उस गाय को क्या करने लगता है, बिग डॉग करने लगता है। उस गाय को वो बिग डॉग करने लगता है, क्योंकि उसको उसके स्कीमा में ये फिट किया हुआ है कि 4 पैर वाले क्या होते हैं, डॉग होते हैं। लेकिन फिर उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला, किसी से पता चलता अपने एल्डर्स से कि नहीं, 4 पैर वाले सारे के सारे डॉग्स नहीं होते हैं, इसके अंदर ये क्वालिटी होगा तब वो डॉग्स कहलाएगा। तब फिर वो अपने क्या करता है, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या करता है, एसिमुलेट करता है, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करता है। वही यानी एसिमुलेट करता है। एसिमुलेट का यही मीनिंग होता है, क्या होता है, द चाइल्ड फिट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। बिल्कुल ये बात सही है। अब आर क्या करा है, इन अकोमोडेशन द चाइल्ड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग स्कीमा। और अकोमोडेशन में क्या करता है कि बच्चा अपने वो एसिमुलेट कर दिया नई इन्फॉर्मेशन, उसको एग्जिस्टिंग स्कीमा न्यू इन्फॉर्मेशन वो एसिमुलेशन। और इन एकोमोडेशन द चाइल्ड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग, और एकोमोडेशन यानी समायोजन में बच्चा क्या करता है, अपने स्कीमा में क्या करता है, एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करता है, यानी उसको बदलता है। यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से, दोनों बोथ एन आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन है, ये बात गलत है। ए इज ट्रू, एक गलत एक सही, एक सही एक गलत, ये नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। असर्शन यानी कथन क्या कह रहा है, इन चाइल्ड डेवलप, अ चाइल्ड डेवलप्स, ए बच्चा क्या करता है, विकास करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, किसका, ऑब्जेक्ट परमानेंस का, यानी वस्तु अस्थायित्व का गुण, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की विकसित कर लेता है। अ चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी गति अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व का ऑब्जेक्ट परमानेंस की विकसित कर लेता है। यानी मैंने आपको क्या बताया, ये सेंसरी मोटर यानी संवेदी गति अवस्था क्या होता है, 0 से 2 साल में। और इस अवस्था में अर्ली स्टेज में क्या करता है बच्चा, इस अवस्था को ज्ञान नहीं कर पाता, लेकिन इस अवस्था के लास्ट में आते हैं उसको क्या कर लेता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को विकसित कर लेता है। इनिशियली विकसित नहीं होता, लेकिन एट लास्ट में इस स्टेज के लास्ट में आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाती है। तो वही कह रहा है, चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी अवस्था में बच्चा वस्तु अवस्था का गुण को विकसित कर लेता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कथन असर्शन सही है। अब रीजन क्या दे रहा है, बिकॉज द चाइल्ड हैज फुल्ली डेवलप्ड सिंबॉलिक थिंकिंग इन दिस स्टेज, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थिंकिंग पूर्ण रूप से सीख चुका होता है। बात कर रहे हैं हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज की। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक कैसे सीख लेगा, सिंबॉलिक का होता है प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 में, लेकिन यहाँ तो बात कर रहे हैं हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज की, यानी 0 से 2 साल की बात कर रहे हैं। इस स्टेज में बच्चा को तो सिंबॉलिक कुछ नॉलेज होता नहीं है, तो ये बात गलत है, रीजन यानी गलत है, यानी ए सही है आर गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए और आर दोनों सही है, तो है नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी है नहीं। ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये तो सही है, ए को यहाँ ये गलत है, नहीं ये तो सही है। तो बचा कौन ऑप्शन, सी नंबर, ए सही है और आर गलत है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। असर्सन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्याजे, यानी प्याजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, यानी द चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बच्चा क्या करता है, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। उसका रीजन यानी तर्क क्या दे रहा है, मतलब कारण क्या दे रहा है वो, क्योंकि सीखना केवल शिक्षक की व्याख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि सीखना सिर्फ शिक्षक की व्याख्या पर निर्भर करता है, यानी बिकॉज लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन द टीचर्स एक्सप्लेनेशन, यानी टीचर अगर अच्छा एक्सप्लेन कर देगा तो बच्चा क्या सीख लेगा, डिपेंड्स ओनली। देखिए ये सब क्या होता है, ओनली ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। आपको मैं क्लास में नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी करा दूंगा, इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि ओनली जहां ये सब आ जाए तो ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं।
आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा तो नेगेटिव वर्ड देकर आप इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। तो क्या अगर कोई भी बच्चा, क्योंकि सीखना, अब बच्चा कैसा भी रहे उस पर टीचर अच्छा एक्सप्लेन करेगा। बच्चा अगर सीखने का उसका बच्चे के अंदर का वो सोच लेगा कि हमको नहीं सीखना है, तो टीचर को सिखाएगा, भले ही कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन, कितना व्याख्या कर दे अच्छा सा, तो ये बात नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा और चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज है। बच्चा खुद मतलब अपना एक्टिव होकर इसमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर अच्छा एक्सप्लेन कर देगा तभी बच्चा सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चा को एक्टिव रहना पड़ेगा सीखने के लिए। तो क्या रीजन गलत है, क्योंकि बच्चा को, क्योंकि सीखना केवल शिक्षक पर निर्भर नहीं करता है, शिक्षक की व्याख्या पर निर्भर नहीं करता है। सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है। तो रीजन यानी ये गलत है, तो आर गलत है। और असरतन अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए और सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। ये बात सही है, ये सही है और आर गलत है। बोथ एन आर ट्रू, दोनों तो सही है नहीं। बोथ एन आर ट्रू बट आर डजंट, दोनों सही है नहीं। ए ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, यानी ए गलत है पर आर सही है नहीं, ए तो सही है। ये भी ऑप्शन डी होगा नहीं। बाय ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, रिवर्सिबिलिटी किस चरण में विकसित होती है? रिवर्सिबिलिटी यानी विच स्टेज ऑफ पियाजे, विच स्टेज ऑफ पियाजे इज एसोसिएट विद द एबिलिटी टू परफॉर्म रिवर्सिबिलिटी। यानी रिवर्सिबिलिटी बच्चे के किस स्टेज में, पियाजे के अनुसार किस स्टेज में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज, इस बच्चे में के अंदर रिवर्सिबिलिटी आती है? बिल्कुल नहीं आती है। यानी अगर एक बच्चा, मैं जो आपको अमाउंट वाला बताया, जैसे मैंने यही कह दिया कि 5+3 को इस ये अगर 5+3 है तो उसको वो क्या, 5+3 कितना होता है 8। तो इस 8 को बच्चा 11-3 लिख सकता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को लिख सकता है। सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गति, इस समय तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ सेंसरी मोटर का यूज करता है, ये तो होगा नहीं। पूर्व संचालन यानी प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 साल, 2 से 7 साल, इस साल में बच्चा एक कोई नहीं आता है प्री ऑपरेशन सिस्टम में, ये बच्चा नहीं करता। इसमें क्या होता है, बच्चा तो ईगो सेंट्रिक में होता है। नेक्स्ट इज औपचारिक संचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशन, इस सिस्टम बच्चे के अंदर क्या होता है, हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस संचालन। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होते हैं, रिवर्सिबिलिटी गुण आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार स्कीमा किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द स्कीमा? ऑप्शन ए एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ प्रायर नॉलेज, यानी प्राप्त ज्ञान का एक संगठित पैटर्न, या ए प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, सोचने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा वस्तुओं को गिनता है, या स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, या भाषा विकास का एक चरण, अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स या सामाजिक नियम को समझने की प्रक्रिया। सोचने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा वस्तुओं को गिनता है, मतलब गिनती एक क्या है, एक संज्ञानात्मक कौशल है, एक स्किल है, ये स्कीमा नहीं है। तो सोचने की गिनती क्या है, सोचने की प्रक्रिया जिसमें बच्चा वस्तुओं को गिनता है, गिनती क्या है, गिनती एक या क्या कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक कौशल है, यानी स्किल है, ये कोई स्कीमा नहीं है। ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब बात करते हैं इस ऑप्शन सी की, कि स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्कीमा कोई एक स्टेज है नहीं। सबसे पहली बात, स्कीमा क्या है, एक कोई स्टेज है नहीं। ये क्या है, मानसिक संरचना है, यह एक क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। तो सी नंबर भी होगा नहीं। अगर डी नंबर की बात करते हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स यानी सामाजिक नियम को समझना की प्रक्रिया, यह सामाजिक संज्ञान से संबंधित है बट स्कीमा से नहीं,
ये क्या है, सामाजिक संज्ञान से तो संबंधित है, बट स्कीमा से ये संबंध है नहीं। डी नंबर तो होगा नहीं। सोशल रूल को स्कीमा क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है प्रायर नॉलेज का, जो हमारे पहले से हमारे दिमाग में जो नॉलेज होता है उसका एक क्या होता है, संगठित पैटर्न होता है। प्राप्त ज्ञान का एक संगठित, जो पहले से हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं, उसी का क्या होता है, एक संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एसिमिलेशन का उदाहरण कौन सा है? एसिमिलेशन का उदाहरण कौन सा है, यानी व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन। अभी आपको मैंने पिछली क्लास में एसिमिलेशन बता दिया, एसिमिलेशन होता क्या है। चेंजिंग ओल्ड स्कीमा यानी मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा टू फिट न्यू सिचुएशन, या फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू ओल्ड स्कीमा, या फिर अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर। यानी दो वस्तुओं को क्रम में लिखना, व्यवस्थित करना, ये तो ये तो सीरिएशन कहलाता है। तो सीरिएशन कहलाता है। मूविंग टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सोच को अमूर्त बनाना, ये भी होगा नहीं। अब क्या, मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा टू फिट न्यू सिचुएशन, मॉडिफाइंग ऑल स्कीमा टू फिट न्यू सिचुएशन यानी नई परिस्थिति के अनुसार पुराने स्कीमा में बदलाव करना, या नई जानकारी को पुराने स्कीमा में समाहित करना। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या करते हैं, उसको फिट करते हैं, वही कहलाता है हमारा एसिमिलेशन। यानी कोई भी नई जानकारी है उसको पुराने स्कीमा में जो समाहित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, यानी एसिमिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात कर लेते हैं। डिसेंट्रेशन मीन्स, डिसेंट्रेशन मीन्स यानी डिसेंट्रेशन का क्या अर्थ होता है, डिसेंट्रेशन का अर्थ होता है। ऑप्शन, फोकस ऑन वन डायमेंशन, फोकसिंग ऑन वन डायमेंशन, या कंसिडरिंग मल्टीपल डायमेंशंस। फोकसिंग ऑन वन डायमेंशन मतलब एक ही आयाम पर ध्यान देना, या कंसिडरिंग मल्टीपल डायमेंशन या कई आयामों पर एक साथ ध्यान देना, या सीइंग द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम वन व्यू ऑफ पॉइंट, केवल अपनी दृष्टि से दुनिया को देखना, या फिर यूजिंग हाइपोथेटिकल रीजनिंग या काल्पनिक तर्क का उपयोग करना। तो ये कौन सा होगा? क्वेश्चन को पहले अपने से करने की कोशिश करेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा तो आपको फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फोकसिंग ऑन वन डायमेंशन, दिस इज सेंट्रेशन, एक ही आयाम पर ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डिसेंट्रेशन नहीं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रन। एक ही आयाम पर ध्यान देना क्या कहलाता है, डिसेंट्रेशन नहीं, सेंट्रेशन कहलाता है, जिसको हम लोग केंद्रन कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी छोड़ देते हैं, पहले ऑप्शन सी देखते हैं, सीइंग द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी सीइंग द वर्ल्ड ओनली वंस पॉइंट ऑफ व्यू यानी केवल अपनी दृष्टि से दुनिया को देखना, ये तो हमारा क्या कहलाता है, ये तो इगोसेंट्रिज्म कहलाता है। अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये इगोसेंट्रिज्म कहलाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अहं केंद्रिता। डी नंबर कह रहा है यूजिंग हाइपोथेटिकल रीजनिंग, क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट से बिलोंग कर रहा है। ये भी होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये इगोसेंट्रिक को बिलोंग, ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं। कंसाइडरिंग मल्टीपल डायमेंशन, और ये नंबर होगा नहीं, बचा क्या, कंसाइडरिंग मल्टीपल डायमेंशन यानी कई आयामों पर ध्यान देना। यानी डिसेंडेंस होता है क्या, एबिलिटी टू कंसाइडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन डेवलप इन ए कॉन्क्रीट ऑपरेशन सिस्टम। ये किस चीज में डेवलप होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन सिस्टम में, यानी किसी समस्या के एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देना, ये क्षमता ठोस संचालन अवस्था में ही विकसित होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कई आयामों पर एक साथ ध्यान देना क्या कहलाता है, ऑप्शन यही कहलाता है डिसेंट्रेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच कंसेप्ट अपीयर्स फर्स्ट, पियाजे के अनुसार कौन सा कंसेप्ट सबसे पहले दिखता है? आंसर कीजिए आप। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच कंसेप्ट अपीयर्स, जो पहले फर्स्ट सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट दिखता है?
कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिवर्सिबिलिटी, हाइपोथेटिकल। अब देखिए, हम अगर बात करते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग की, ये कब आता है? हाइपोथेटिकल रीजनिंग ये होता है औपचारिक संचालन अवस्था, जो होता है 11 प्लस में, और हमें प्याजे के अनुसार अपियर फर्स्ट मतलब शुरुआती में ही होना चाहिए। रिवर्सिबिलिटी, हाइपोथेटिकल रीजनिंग ये 11 बात है। रिवर्सिबिलिटी ये कब आता है? अगर हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें, ये ठोस संचालन अवस्था में आता है। ये क्या होता है? कंक्रीट में आता है 7 से 11 में। बात करते हैं अगर कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन कब आता है? कंजर्वेशन आता है 7 से 11 में, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंक्रीट में ये भी कंक्रीट में, और ये 11 प्लस यानी ये किस में आता है? फॉर्मल में आता है। बच्चा कौन सा? 7 से 11 में ये आता है। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस ये आपका कितना 0 से 2 साल में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ये सबसे पहले कौन आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्तित्व का गुण। कंजर्वेशन 7 से 11 साल में आता है। रिवर्सिबिलिटी 7 से 11 के बीच में आता है। हाइपोथेटिकल तो 11 के बाद आता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्तित्व का गुण। आई होप क्लियर। अगर आपको प्रश्न आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल चरण में, फॉर्मल ऑपरेशनल चरण में विद्यार्थी किस प्रकार की सोच विकसित करता है? यानी इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच थिंकिंग डेवलप्स, कौन सा जो थिंकिंग होता है डेवलप? कंक्रीट थिंकिंग। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है 7 से 11 में ही हो जाता है ये। वस्तु वस्तुगत सोच ये तो होगा नहीं। ऑब्जेक्ट बेस्ड थिंकिंग ये तो इससे पहले हो जाता है। हाइपोथेटिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग या एक्सपीरियंस ओनली थिंकिंग क्या होगा? काल्पनिक एवं वैज्ञानिक सोच या केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित? अनुभव पर आधारित ये तो होता नहीं है। एक्सपीरियंस पे तो कुछ होता नहीं है, यानी वो क्या होता है? हाइपोथेटिकल भी आ जाता है उसके अंदर, और ये साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। यानी काल्पनिक सोच तो आ जाती है और वैज्ञानिक सोच भी आने लगती है बच्चे के अंदर। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है हाइपोथेटिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। बच्चा ये चाहता है कि मैं इस पे कैसे खोज करूं, इस पे हर चीज पे खोज करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वो कभी कभी इतने लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने वातावरण से सक्रिय रूप से यानी एक्टिव होकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। एक अध्यापक देखते हैं कि बच्चे वस्तुओं को केवल रंग के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं, रंग के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पहले रंग और फिर आकार के आधार पर उपवर्ग बनाने को कहा जाता है तो वो असफल हो जाते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से बच्चे और कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है? क्वेश्चन नंबर 17, Piaget proposed that children actively construct knowledge through interaction with their environment. A teacher observed that how students can classify objects based on color, but they struggle when asked to classify. यानी उस बच्चे को इधर क्लासीफाई करना कह रहा है क्या? ऑब्जेक्ट फर्स्ट बाय कलर, पहले कलर के थोड़ा, एंड देन सब डिवाइड बाय शेप, बाकी उसको शेप के द्वारा। अकॉर्डिंग टू पियाजे which cognitive ability is not yet fully developed in this children? पियाजे के अनुसार कौन सा cognitive ability अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है आपको सीरिएशन, ऑप्शन बी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, एंड ऑप्शन डी ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस। यानी ऑप्शन ए क्रमबद्धता, संरक्षण, पदानुक्रमित वर्गीकरण एंड संक्रमण अनुमान। ऑप्शन ए क्या होता है? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी वस्तुओं को क्रम में लगाना। सीरिएशन, बच्चे एक जैसे आपको दिया हुआ है तो पहले इस तरह से क्रम में लगाना, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा, इस टाइप का क्या होता है? इसको सीरीज में लगाना। इस प्रश्न में बात कम की नहीं है, ये होगा नहीं। मैं कम की बात कर रहे हैं, सीरिएशन होगा नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है संरक्षण। यह समस्या मात्रा या आयतन संरक्षण से संबंधित है नहीं। संरक्षण या कंजर्वेशन क्या करते हैं? जब यहाँ
कंजर्वेशन किसकी बात करता है कि किसी की शेप को चेंज करने से उस पे क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, शेप चेंज करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी नॉट चेंजेस। तो ये समस्या मात्रा या आयतन संबंधित है नहीं, बी नंबर होगा नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है संक्रमण अनुमान, यानी ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। दिस इज अबाउट कंपेयरिंग रिलेशनशिप्स। ये वस्तुओं के संबंधों की तुलना से जुड़ा है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं करता ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस। बचा क्या? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, यानी पदानुक्रमित वर्गीकरण। तो ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पदानुक्रमित वर्गीकरण का अर्थ होता है वस्तुओं को श्रेणी और उप श्रेणी में बांटना, यानी जहां बच्चे रंग के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं लेकिन रंग के अंदर आकार के आधार पर वर्ग नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब पदानुक्रमित वर्गीकरण विकसित नहीं हुआ है, यानी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन अभी तक विकसित नहीं हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपको कभी कभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A teacher gives children two equal balls. एक अध्यापक बच्चों को दो बराबर मिट्टी की गोलियां देती है। वह एक मिट्टी की गोली को चपटा कर लंबा सा डिस्क बना देती है। वह एक मिट्टी की गोली को चपटा कर लंबा सा डिस्क बना देती है। She flattens one ball into a long thin disc. अधिकांश बच्चे कहते हैं कि चपटी मिट्टी ज्यादा है क्योंकि वह बड़ी दिखती है। पियाजे के अनुसार बच्चे इस मानसिक क्रिया की कमी से जूझ रहे हैं। Most children insist that the flattened clay has more clay. बच्चों को लगता है कि जो फैली हुई जो डिस्क बनी हुई उसमें ज्यादा क्ले है, because it looks larger, क्योंकि ये दिखने में बड़ा होता है। According to Piaget, which in mental operation are these children still lacking? यानी पियाजे के अनुसार बच्चे किस मानसिक क्रिया को कमी से जूझ रहे हैं? ऑप्शन इज रिवर्सिबिलिटी, ऑप्शन बी इगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन सी एनिमिस्टिक थिंकिंग एंड ऑप्शन डी सीरियशन। रिवर्सिबिलिटी, इगोसेंट्रिज्म यानी परिवर्तनशीलता, अहंकेंद्रिता, सजीववादी सोच या कर्मबद्धता, बताएंगे आप लोग। अब बात करते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं इगोसेंट्रिज्म क्या होता है, अहंकेंद्रिता। जब बच्चे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाए, जब बच्चे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाए, जिसको हम लोग कहते हैं अहंकेंद्रिता, यानी दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने से संबंधित है, यहाँ इससे संबंध है नहीं। इगोसेंट्रिज्म में क्या होता है? अहंकेंद्रिता मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना। तो यहाँ तो वो कह रहा नहीं है, क्या कह रहा है कि उसका शेप चेंज करने से उसका साइज चेंज हो जाता है, उस वक्त ही कह रहा है। ये कह रहा है एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी सजीववादी सोच। ये सजीववादी सोच क्या होता है? यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। ये कब आता है? कभी कभी देखते हैं बच्चे को कहीं अगर किसी नॉन लिविंग थिंग से चोट लग जाती है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को पीटने लगते हैं, बच्चा खुश होकर फिर क्या होता है, चुप होने लगता है। ये बात तो उसकी है नहीं, एनिमिस्टिक थिंकिंग। क्या कह रहा है? शेप एंड साइज चेंज होने से उसका एरिया वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। बच्चा यहाँ सीरियस है, मतलब किसी चीज को कर्म लगाना, सीरियसन की बात हो नहीं रही है। बात किसकी? रिवर्सिबिलिटी। नहीं, बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है, यहाँ इसी चीज के अंदर कमी हो जाती है कि कोई बॉल है, उसी को पीट कर चपटा कर दिया जाता है, डिस्क बना दिया जाता है। ये बॉल है, ये जो 3D है, इसको चिपटा करके एक डिस्क बना दिया जाता है। इस डिस्क का भी क्या होगा? एरिया, इसकी डिस्क का भी वॉल्यूम जो है, इसमें ज्यादा मिट्टी नहीं रहेगा, इसमें भी उतना ही मिट्टी रहेगा। इस चीज के अंदर इसकी कमी आ जाती है बच्चे के अंदर। ये क्या कहलाता है? हमारा रिवर्सिबिलिटी, यानी लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई एम क्लियर? यानी प्रतिवर्तनशीलता की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि एक अध्यापक देखता है कि बच्चा संख्या का संरचन समझ लेता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ नंबर, मतलब a teacher observe that child can understand conservation of number। कंजर्वेशन मतलब बच्चा संख्या का संरचन समझ लेता है लेकिन आयतन का संरक्षण नहीं सब कर पाता है, लेकिन बट स्टिल फेल हो जाता है ऑन कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। कंजर्वेशन ऑफ नंबर कर लेता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम में फेल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार यह पैटर्न दर्शाता है कि बच्चा, इस पैटर्न सजेस्ट दैट चाइल्ड इज, बच्चा क्या है, कौन सा पैटर्न को दर्शाता है? ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल टू कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संचालन से ठोस संचालन अवस्था की ओर बढ़ रहा है बच्चा, या फिर
इन द अर्ली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वेयर सम कंजर्वेशन डेवलप अर्लियर, या फिर ठोस संचालन अवस्था के प्रारंभिक चरण में जहां कुछ संरचना पहले विकसित होते हैं, या इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या औपचारिक संरचना अवस्था में जहां तर्क की कमी होती है, अभी भी संवेदनात्मक विशेषताओं पर केंद्रित रहता है, यानी अनेबल टू डिसेंटर अटेंशन फ्रॉम परसेप्चुअल। अब अभी हम लोग देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि ट्रांजिशनिंग, यानी क्या कर रहा, यानी अवस्था की ओर, एक अवस्था से दूसरी ओर बढ़ रहा है, यानी यदि बच्चा संख्या संरचना समझता है तो वो संक्रमण अवस्था में नहीं बल्कि ठोस संचालन में प्रवेश कर चुका होता है, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बी क्या, अब सी देख लेते हैं हम लोग, बी को छोड़ते हैं। बी में क्या कह रहा है कि ठोस संचालन अवस्था के प्रारंभिक चरण में, यानी यदि बच्चा आयतन संरचना भी नहीं समझ पा रहा है तो वह औपचारिक अवस्था में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी नंबर गलत। अब बात करते हैं ऑप्शन डी नंबर की। यदि बच्चा संख्या संरचना समझ चुका है तो केंद्रण काफी कम हो चुका है, यानी अभी तो आप संवेदनात्मक विशेषताओं पर ही केंद्रित रहता है। डी नंबर भी गलत होगा। बी इज करेक्ट नंबर। इन द अर्ली कंप्यूटर ऑपरेशनल स्टेज वेयर सम कंजर्वेशन डेवलप अर्लियर, यानी ठोस संचालन अवस्था के प्रारंभिक चरण में जहां कुछ संरचना पहले विकसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन क्या कह रहा है, कथन क्या कर रहा है, पूर्व संचालन अवस्था में, यानी चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चे समस्याओं को हल करते समय सेंट्रेशन दिखाते हैं, यानी shows centration while solving problems। ये assertion है। रीजन क्या कर रहा है, they focus only on one aspect of a situation and ignore the other element। और कारण क्यों बताते हैं कि पूर्व संचालन अवस्था के बच्चे समस्या को हल करते समय केंद्रीकरण दिखाते हैं, क्योंकि वे किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देते हैं और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अब बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा होगा। ऑप्शन ए, बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, आर करेक्टली एक्सप्लेन से, बोथ एन आर ट्रू एंड आर नॉट एक्सप्लेन से, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यानी ए और दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए और दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। कौन सा होगा बताइए। चाइल्ड इन द पीरियड ऑफ प्रेशर शोज सेंट्रेशन व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है। प्री ऑप्शनल सिस्टम में बच्चा क्या करता है, सेंट्रेशन को दिखाता है, यानी केंद्रितता को दिखाता है, बिल्कुल ये बात सही है। क्योंकि दे फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, क्योंकि वो क्या करता है, एक ही एस्पेक्ट को फॉलो करता है, एक ही एस्पेक्ट को क्या करता है, फोकस करता है, और दूसरे सिचुएशन को क्या करता है, वो नजरअंदाज करने लगता है। क्या है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। इस सीरीज में आपको कंप्लीट थ्योरी विद पीवाईक्यूज मिलने वाला है, तो आप अपने दो फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।